हेलो एंड वेलकम टू एबीजे एजुकेशन एकेडमी। प्रश्न श्रृंखला के क्रम में हम आपके सामने एक और सेशन लेकर आए हैं जो कि हिंदी व्याकरण से संबंधित होने वाला है। यहाँ पर 50 प्रश्न होंगे। इससे पूर्व 100 प्रश्नों से संबंधित एक सेशन हमने उत्तराखंड सामान्य अध्ययन से देखा था। तो हम इसमें ये जो सीरीज पूरी चलने वाली है, इसमें उत्तराखंड का जब भी सेशन होगा तो वो 100 प्रश्नों से संबंधित होगा और हिंदी व्याकरण का जब भी सेशन होगा तो वो 50 प्रश्नों से संबंधित होगा, और बाकी अगर सामान्य अध्ययन से संबंधित सेशन होंगे तो वो भी 100 प्रश्नों से संबंधित होंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि टारगेट 2020 यानी ग्रुप सी के एग्जाम में 20 क्वेश्चंस आपके हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं जो कि सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपको वो चीज ध्यान रखनी है कि अगर 20 में से आपके 15 से ऊपर अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो जाते हो। बट हिंदी को लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं कि सोचते हैं कि हिंदी तो हो जाएगी, है ना, और एग्जाम जब होता है तो एग्जाम में उनके 10, 12, 7, 8 ऐसे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी भी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हिंदी व्याकरण में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कारण क्या है, क्योंकि हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों में आपके पास एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और एग्जाम्पल अगर कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में पूछे जाए तो उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इसलिए हिंदी का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी की कोशिश हमने, इसी समस्या को दूर करने के लिए हमने यहाँ पर इस सेशन को ऑब्जेक्टिव मोड में रखा है, ताकि ऑप्शन की मदद से मैं यहाँ पर आपको डिटेल में डिस्कस कर सकूं जो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछे जाएंगे, जो प्रश्नों में निहित होंगे। ठीक है, तो चलिए सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है वह कहलाता है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं। तो स्वरों के यहाँ पर 4 प्रकार होते हैं। पहला होगा समृद्ध स्वर, दूसरा विवृत, तीसरा अर्ध समृद्ध, चौथा अर्ध विवृत। ठीक है, इतनी बातें आपको यहां पर ध्यान होनी चाहिए। समृद्ध जो स्वर होते हैं इसको आपको ध्यान रखना है क्लोज से। समृद्ध का मतलब होता है क्लोज, यानी मुख विवर बहुत कम खुलेगा, बंद, लगभग बंद ही रहता है। ठीक है, और विपरीत का मतलब होता है, आपको ध्यान रखना है ओपन। तो क्लोज और ओपन अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, और क्वेश्चन भी यही पूछा गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, विपरीत स्वर। अब आपको यहां पर कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि समृद्ध स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर वर्ण आएंगे। तो समृद्ध स्वर के अंतर्गत ई, उ और उ वर्ण यहां पर आएंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर हम बात करें अर्ध समृद्ध, समृद्ध से ही संबंधित है, अर्ध समृद्ध हाफ क्लोज, तो इसमें आएगा आपका ए और ओ। अगर हम विपरीत की बात करें, विपरीत के अंतर्गत आएगा आ स्वर, और अर्ध विपरीत के अंतर्गत आएगा अ, और बाकी जितने भी बचे जैसे आई और। तो इन वर्णों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर 2 स्वर और भी लिखे गए हैं, है ना। यह है अग्रस्वर और पश्च स्वर, आपको दिख रहा होगा। ये स्वरों का वर्गीकरण किया गया है जीवा के प्रयोग के आधार पर। जीवा के प्रयोग के आधार पर, यानी अगर जीवा के अग्रभाग का ज्यादा प्रयोग हो रहा है तो अग्रस्वर, पश्च भाग का ज्यादा प्रयोग हो रहा है तो पश्च स्वर कहलाएगा। और इन्हीं के बीच में एक स्वर और होता है जिसे कहा जाता है मध्य स्वर। ठीक है, तो हमें यह भी देखना है कि अग्रस्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण यहां पर आते हैं। तो अग्रस्वर के अंतर्गत ई, ए, आई और री स्वर यहां पर आएगा। मध्य स्वर के अंतर्गत केवल एक ही स्वर है अ, ये मध्य स्वर के अंतर्गत आएगा। और पश्च स्वर के अंतर्गत आ, उ, ओ और औ आएगा। तो इन स्वरों के बारे में आपको यहां पर पता होना चाहिए। थोड़ा मुश्किल हो जाता है, रट्टा नहीं मारना है, चीजें ध्यान रखनी है। ई से मिलकर ए बना है ना, तो ए, आई, ई एक जैसे हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस विद्वान लेखक ने कहा था।
आपके पास कुछ राइटर से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, तो आपके सिलेबस में जितने राइटर हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है राहुल सांकृति आयन, ये आपके सिलेबस में है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक सर्वनाम शब्द कौन सा है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के अगर हम भेद की बात करें तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इन्हीं 6 भेद में से एक भेद होता है निश्चयवाचक और दूसरा होता है अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक अगर सर्वनाम की बात करें तो निश्चयवाचक के अंतर्गत यह और वह, बेसिकली निश्चयवाचक सर्वनाम दूरता और निकटता का बोध कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है आपका कुछ, कोई, ठीक है। तो यहां पर आपको साफ दिख रहा है कि प्राणीबोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? कोई। यह और वह मैंने आपको बता दिया, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, जबकि क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो तत्सम शब्दों का बिगड़ा हुआ स्वरूप होते हैं, ठीक है। तो नवमी तत्सम शब्द है, दशमी तत्सम शब्द है, प्रतिपदा भी तत्सम शब्द है, पूर्णमासी यहां पर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा? पूर्णिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घर घर है, ठीक है। तो यहां पर एक ही शब्द की बार बार क्या हुई है? पुनरावृत्ति हुई है, तो इस वजह से कौन सा शब्द हो जाएगा? पुनरुक्त शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए, यानी जिसका अर्थ भिन्न होगा बाकी सबसे, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे अनिल, समीर और मारुत, ये तीनों वायु के पर्यायवाची हैं, और अनल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है, तो इस वजह से ये यहां पर बेमेल हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण पारस्परिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हो उन्हें कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब बीच में स्थित होना, यानी स्वर और व्यंजन वर्ण के उच्चारण के मध्य स्थित होना। और ये आपको पता ही होगा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। इसमें से आपको कुछ चीजें निष्कर्ष आपको ध्यान रखना है, य और व आपके क्या होंगे? अर्धस्वर कहलाते हैं, ठीक है। र और ल के बारे में भी अगर हम देखें यहां पर र और ल, र होता है आपका लुंठित और ल होता है आपका पार्श्वी। वर्णमाला से संबंधित लेक्चर यहां हमने अपलोड करा है, आप उसे देख सकते हो, वहां पर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अगर हम बात करें स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन होते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के जो वर्ण होंगे वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन ऊष्म व्यंजनों को कहा जाता है, श, श, श और ह। और प्रकंपी व्यंजन, प्रकंपी व्यंजन र को ही कहा जाता है जिस व्यंजन के उच्चारण में कंपन हो, ठीक है, तो ये र कहलाता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रुटि पूरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है त्रुटि पूरक चिन्ह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो है इसे कहा जाता है अल्प विराम, जिसे आप कॉमा कहते हो ना, ये हो गया अल्प विराम। ये हो जाएगा आपका अर्ध विराम, ठीक है। इसे कहा जाता है योजक चिन्ह और इसे हिंदी में कहा जाता है हंसपद चिन्ह, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं घर पहुंचा कि पानी बरसने लगा और पानी इतना बरसा कि ठंड बढ़ गई, ठीक है। वाक्य है, यानी किस प्रकार का वाक्य? रचना की दृष्टि से देखें तो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। सरल या साधारण वाक्य, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक तो क्या होगा? मुख्य आश्रित वाक्य होगा, एक मुख्य उपवाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा, ठीक है। यानी एक डिपेंडेंट वाक्य होगा जो मुख्य वाक्य पर क्या करेगा? निर्भर करेगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी कंडीशन मिश्र वाक्य में होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखेंगे यहाँ पर। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि कलियां, कलियां का यहाँ पर दो अर्थ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक तो हो गया जो फूल के खिलने से पहले की अवस्था, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर यौवन से पहले की अवस्था, ठीक है, तो इस वजह से यहां पर श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम मथुरा से आज ही गया, चलिए रहने देते हैं, राम मथुरा से आज ही गया में कौन सा कारक है? तो आने और जाने के अर्थ में आपको ध्यान रखना है, आने और जाने के अर्थ में जब क्या हो, दूर होने का भाव आए, तो वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। तो आने और जाने के अर्थ में अपादान कारक, ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वर में कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? परम प्लस ईश्वर, ठीक है, परमेश्वर। अ प्लस ई मिलकर क्या बनेगा? ए बनेगा, और ये किस संधि में होता है? गुण संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सामिस का विपरीतार्थक, आसान क्वेश्चन है, सामिस का होगा निरामिस। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 343 में। हो सकता है ये जो बाकी ऑप्शन है यहां से भी आपके पास प्रश्न बन जाए। तो अनुच्छेद 347 राज्य में किसी विशेष क्षेत्र में प्रयोग होने वाली भाषा से संबंधित है। 348 बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायालयों में प्रयोग होने वाली भाषा से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं से संबंधित है। आपको पता है ना कि राज्य में एक से अधिक राजभाषाओं का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे उत्तराखंड में ही देख लीजिए, 2 राजभाषाएं हैं, एक तो हिंदी हो गया पहली और दूसरा संस्कृत, ठीक है। तो अनुच्छेद 345 आपको ध्यान रखना है, आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। तो आपको पता होगा सबसे पहले संस्कृत भाषा का विकास हुआ, ठीक है। उसमें भी 2 प्रकार की संस्कृत भाषाएं थी, वैदिक और लौकिक। सबसे पहले वैदिक और उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो के लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है, छिद्रान्वेषी। नेक्स्ट, स्मरण का विलोम, आसान है, स्मरण का विलोम क्या होता है? विस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी है, वैसा, जैसा, कि, जिस भी वाक्य में आपको दिख जाए समझ लो कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अधीयता होता है, आपको ध्यान रखना है। और यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। चलिए ये आसान है, इसका संधि हो सकता है मैक्सिमम लोग बता दें, बट इससे थोड़ा मुश्किल सवाल अगर बने तो इसका संधि विच्छेद बताइए, शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो इन चारों में से देखा जाए तो कैंची तुर्की भाषा का है। अगर रिक्शा की बात करें तो ये जापानी भाषा का है, चाय की बात करें तो चीनी भाषा का है, और कमरा की बात करें तो ये पुर्तगाली भाषा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालयी प्रारूप नहीं है? सरकारी पत्र कार्यालयी प्रारूप के अंतर्गत आते हैं, कार्यालय आदेश ये भी है, अनुस्मारक भी है, आवेदन पत्र कार्यालय प्रारूप के अंतर्गत यहां पर नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन यहां पर बना दिया। जनरली आप लोग अल्प प्राण और महाप्राण या फिर सघोष और अघोष में ही कंफ्यूज हो जाते हो, बट यहां पर क्या पूछा गया है? सघोष और महाप्राण ध्वनि। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई, इसको करने की ट्रिक क्या है आपको ध्यान रखना है ना। तो अल्प प्राण वर्णों की बात करें तो वर्गों के पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है। महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। सघोष की बात करें, सघोष या घोष वर्ण की बात करें तो तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण सघोष होगा। और अगर अघोष की बात करें तो क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा वर्ण क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा।
अब यहां से आपसे क्या पूछा गया, सघोष महाप्राण, यानी इन दोनों कैटेगरी में सघोष महाप्राण, तो कॉमन जो वर्ण होगा यहां पर वो कौन सा आ रहा है, चौथा वर्ण। तो आपको ये पहचानना है कि वर्ग का चौथा वर्ण यहां पर कौन सा है, ठीक है। तो ख दूसरा वर्ण है, ये भी नहीं होगा। क ख ग घ, घ चौथा वर्ण है, तो ये सही उत्तर आपका हो जाएगा। बाकी को भी चेक कर लेते हैं। ये तीसरा वर्ण है तो ये भी नहीं होगा, और ये दूसरा वर्ण है तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रारूपण। प्रारूपण को ड्राफ्टिंग कहा जाता है। टिप्पणी या टिप्पण को इंग्लिश में कहा जाता है नोटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अनाड़ी का तत्सम शब्द है। तो ये आसान क्वेश्चन है। अनाड़ी का तत्सम शब्द क्या है, अनार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है? कृदंत या कृत प्रत्यय की अगर हम बात करते हैं तो क्रिया शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। विशेषोक्ति अलंकार में क्या कंडीशन होती है? कारण के होने पर भी कार्य का न होना, यानी कारण तो है बट फिर भी कार्य संभव नहीं हो पाता है। तो यहां पर क्या है, मेघ बरसे मतलब पानी तो बरस गया, किंतु क्या है, फिर भी प्यासे है ना। तो कारण तो है बट कार्य संभव नहीं हो पाया, तो इस वजह से विशेषोक्ति अलंकार है। चलिए नेक्स्ट, लाली और अहंकार संज्ञाएं क्रमशः किससे बनी है? पहले तो आपको यह ध्यान रखना है लाली और अहंकार में कौन सी संज्ञा होगी। तो लाली और अहंकार में भाववाचक संज्ञा होगी। लाली बना है लाल से, लाल क्या है, विशेषण। और अहंकार बना है अहम से, अहम का अर्थ होता है मैं, और मैं क्या है, सर्वनाम, ठीक है। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेखांकित में कौन सी संधि है? तो रेखांकित का जरा संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, रेखा प्लस अंकित, ठीक है। यहां पर आ बाद में अ है, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। तो कौन सी संधि होगी? ऐसी कंडीशन दीर्घ संधि के अंतर्गत होती है, को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आग लगे पर पानी कहां मुहावरे का अर्थ है? आग लगे पर पानी, यानी यहां पर देखो वक्त पर अभिष्ट या उपयुक्त वस्तु का न मिल पाना। चलिए नेक्स्ट, गलत युग्म का चयन कीजिए। संधि विच्छेद, संधि युक्त पद दे रखा है और साथ में संधि का नाम भी दे रखा है। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, यानी री का रॉ में परिवर्तन हो गया, यण संधि में होता है। अत धन अधिक, अत नहीं होता है, अति प्लस अधिक। ई का य में परिवर्तन, तब जाकर ये सही होगा। तो गलत युग्म आपका ये होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार, ई का य, यण संधि सही है। प्रतिधन एक, ई का य में परिवर्तन, यानी यण संधि है, बाकी सब ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राहुल ने 10 मीटर रेखा खींची। अब इस प्रकार के प्रश्नों को आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। एग्जाम में एक तो एग्जाम का प्रेशर, दूसरा जल्दीबाजी, ठीक है, जिस वजह से आपके प्रश्न क्या होते हैं, मैक्सिमम गलत होते हैं, और खासकर आसान प्रश्न। ये भी आसान प्रश्न की कैटेगरी में ही है, बट अगर मैं निश्चित संख्यावाचक को यहां पर सबसे पहले दे देता तो शायद मैक्सिमम लोग निश्चित संख्यावाचक पर ही क्या करते, टिक करते। बट यहां पर आपको परिणाम नहीं होगा, ये परिमाण होगा, ठीक है, परिमाण वाचक। तो परिमाण का मतलब होता है मापतौल, जहां पर भी पीछे यूनिट लग जाए, जैसे लंबाई की है ना, मीटर है, किलोग्राम हो गया, जहां पर भी यूनिट लग जाए समझ लो परिमाण वाचक शब्द से संबंधित है। और पहले 10 लिखा है, 10 का मतलब निश्चित है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाण वाचक। अगला प्रश्न, सोना लकड़ी किताब, बहुत सारे बच्चे इसमें क्या गलती करेंगे, इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। बट सोना और लकड़ी तो ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, किंतु यहां पर किताब भी तो दे रखा है, ठीक है। अगर हम देखें किताब को, तो किताब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद भी है ना, द्रव्यवाचक और समूहवाचक है, तो जातिवाचक के ही भेद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं,
निम्न में से जलधि किसका पर्यायवाची है? तो हनुमान चालीसा आप सभी को पता होगी, जलधि लांगी गए अचरज नाही, है ना। तो जलधि लांगी मतलब जलधि किसका पर्यायवाची होगा? समुद्र का। अब भाई एग्जाम के टाइम पे भी आप लोगों को अगर हनुमान चालीसा याद ना आए, है ना, तो समझ लो आप लोग दुविधा में हो, है ना। बहुत सारे बच्चे भगवान का सहारा तो लेते ही हैं, है ना। किसी भी व्यक्ति का को किसी भी रिलीजन को कोई भी फॉलो करता हो तो एग्जाम के टाइम पर तो एटलीस्ट, है ना, आप लोग भगवान का सहारा तो लेते होंगे। तो हनुमान चालीसा का सहारा अगर लिया जाए, है ना, तो ये प्रश्न आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज वर्षा हो सकती है, संभावना है, संदेह है ना, तो संदेहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पत्र प्रतिरूप में भवनिष्ठ का प्रयोग किया जाता है? आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है, भवनिष्ठ जो शब्द होगा अनौपचारिक भाषा शैली का है, अनौपचारिक भाषा शैली का है। अनौपचारिक भाषा शैली का शब्द है तो किसके अंतर्गत आएगा? अर्धशासकीय, क्योंकि अर्धशासकीय पत्रों की भाषा शैली अनौपचारिक होती है जबकि शासकीय पत्रों की भाषा शैली औपचारिक होती है। चलिए नेक्स्ट, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, इन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। तत् प्लस सम, उसके समान, यानी संस्कृत भाषा के समान। नेक्स्ट, उन्मूलन का विलोम है, उन्मूलन का मतलब उखाड़ना, हटाना, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रोपण करना। नेक्स्ट, अध्यक्ष और अधिष्ठाता में उपसर्ग है, ये भी आसान क्वेश्चन है, अधि उपसर्ग यहां पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो अगर हम ऑप्शन देखें, सैलजा, तटिनी, सिंधुगामिनी, ठीक है, ये तीनों नदी के पर्यायवाची हैं, जबकि पन्नग यहां पर नदी का पर्यायवाची नहीं है। पन्नग किसका पर्यायवाची होता है? पन्नग सांप का पर्यायवाची होता है, ठीक है, तो सही उत्तर है पन्नग। नेक्स्ट, छ और च वर्ण का उच्चारण स्थान। पहले तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। इन पांचों वर्गों से संबंधित वर्णों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हो गया कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। बहुत सारे बच्चों को ये ध्यान नहीं रहता है, तो एक चीज तो ध्यान रख सकते हो ना, कंठ के, तालु टी, मूर्धा एम, दंत डी, ओष्ठ ओ, ठीक है। आप लोगों ने बाइक देखी है केटीएम? और जिन्हें चाहिए, है ना, सभी को चाहिए होगी, अच्छी बाइक सबको चाहिए होती है ना, थोड़ा महंगी है, स्टाइलिश है ना, आपको गेड़ियां मारने के लिए ठीक है, स्टंट मारने के लिए सही है। तो इस उम्र में लोग जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको लगता है कि हाँ मेरे पास भी होती तो शायद मैं भी किसी को घुमा रहा होता, है ना। चलिए छोड़िए जोक्स अपार्ट। तो यहां पर देखिए केटीएम 2 है ना, तो आपको ध्यान रह जाएगा, बट इसके लिए कंडीशन क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये आपको क्रम से याद होना चाहिए। तो यहां पर पूछा गया है छ और च वर्ग से संबंधित है, तो उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? पूर्व मतलब पहले, काल मतलब समय, यानी ऐसी क्रिया जो पहले हो चुकी है, ठीक है। तो अगर हम देखें ऑप्शन सी, तो यहां पर अमित बलवीर को मारकर भागा, ये तो मुख्य क्रिया है ना, मेन जो काम हुआ है, ये क्या होगी? मारकर, ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी? पूर्वकालिक। जहां पर भी कर प्रत्यय आपको दिख जाए समझ लो वो कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बगुला भगत होना मुहावरे का अर्थ है? बगुला भगत होना मतलब ढोंग करना, नाटक करना, है ना, यानी कपटपूर्ण व्यवहार करना। चलिए नेक्स्ट, कायाकल्प किसकी रचना है? तो कायाकल्प प्रेमचंद की रचना है। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आप सभी को पता ही होगा, है ना, कहानियां, आपके कथा संग्रह वगैरह बहुत सारे इन्होंने, बट ये जो रचना है कायाकल्प, ये इनकी आध्यात्मिक रचना है, इस वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल को किस शोध ग्रंथ के लिए डी लिट की उपाधि दी गई थी? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में पहले डी लिट धारक कौन थे? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल। ठीक है, अब 1933 में इन्हें डी लिट की उपाधि दी गई थी और किस रचना के लिए या किस शोध ग्रंथ के लिए दी गई थी? हिंदी काव्य में निर्गुणवाद के लिए। बाकी रचनाएं भी इन्हीं की हैं, गोरखबानी, योग प्रवाह और मकरंद। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 45, नवजीवन दो घनश्याम हमें में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर सही उत्तर होगा श्लेष अलंकार। घनश्याम के यहां पर क्या है? दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो बादल से संबंधित है और दूसरा कृष्ण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता कहलाता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित है, तो ये कहलाता है आपका संविदा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ शब्द का तत्सम रूप है? तो नाथ शब्द का तत्सम रूप है नस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर के पट खोलना का अर्थ है? अंतर के पट खोलना का अर्थ होता है चतुराई से कार्य करना। तो यहां पर जो सबसे नजदीकी हमें दिख रहा है वो है विवेक से काम लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पत्र प्रतिरूप सार्वजनिक सूचनाओं के प्रकाशन हेतु प्रकाशित किया जाता है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्रकारिता से संबंधित, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आपको ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर होगा विज्ञप्ति। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है इसे नोटिफिकेशन। इंग्लिश में इसे नोटिफिकेशन कहा जाता है। अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था, राजपत्र में प्रकाशित होता है, क्या प्रकाशित होता है? राजपत्र में विज्ञप्ति, जिसे आप कहते हो गजट। सरकार गजट निकालती है ना, गजट में प्रकाशित करती है, जो भी सार्वजनिक सूचना जारी करती है, कोई भी एक्ट वगैरह जो भी हो, सब गजट में प्रकाशित होता है। ठीक है, तो विज्ञप्ति के माध्यम से वो गजट में प्रकाशित होता है। नेक्स्ट, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेकन्य वस्तु के होने की संभावना पड़े और निश्चय न हो पाए में वह अलंकार कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है संदेह अलंकार। ठीक है, जैसे सांप जैसी रस्सी या रस्सी जैसा सांप है ना, तो रस्सी और सांप सादृश्य है दोनों। ठीक है, बट आप रस्सी है या सांप है ना, फॉर एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं, रस्सी है या सांप। आपको समझ नहीं आ रहा है, कमरे में अंधेरा है, कोई पड़ी हुई वस्तु आपने देख ली, रस्सी टाइप का लंबा सा देख लिया और आपने समझ लिया कि सांप है। ठीक है, बट फिर भी आप कंफ्यूज हो, पता नहीं चल पा रहा है रस्सी है या सांप है। तो ऐसे स्थानों पर कौन सा अलंकार आपका होता है? संदेह अलंकार। ठीक है, तो ये आज के 50 प्रश्न हिंदी व्याकरण से संबंधित है और इसी तरीके से समय समय पर हम आपके सामने ये क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछिए, बताइए। संभवतः नेक्स्ट सेशन में या कमेंट बॉक्स में ही उस बात का आपको जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप इसे शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि जो दूरस्थ क्षेत्रों में जो बच्चे हैं, जहां पर सुविधाएं इतनी अवेलेबल नहीं है, प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं लोग अच्छे से सुविधाओं की कमी के कारण, तो उन बच्चों को भी तैयारी करने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो ये सेशन हमारा इसी तरीके से चलता रहेगा। साथ ही साथ बहुत सारी सेशन हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट कर रखे हैं, जैसे करंट अफेयर से संबंधित, खासकर उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित, उत्तराखंड इतिहास से संबंधित। तो आप लोग लाइब्रेरी में जाकर, ठीक है, प्लेलिस्ट खोलिए, वहां पर बहुत सारे लेक्चर आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लेक्चर्स को एक बार देखिए और जहां जहां आपको लगता है कि यहाँ पर पूछने की आवश्यकता, आप कमेंट बॉक्स में सारी चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन लेके आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।